बहुत स्वागत आप दोनों का। थैंक यू सर। निखत जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछूंगा एक प्रश्न। जी सर। पहली बार पहले ही अटेम्प्ट में आप गोल्ड मेडल जीत गए और वो भी कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये बड़े गर्व की बात है हम सब देशवासियों की। आपको कैसा लगा जब आप अभी पोडियम पे खड़ी हुई थी? मुझे बहुत रोना आ रहा था। पहली बार ये मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स है और उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता अपना देश के लिए, तो मेरे लिए बहुत प्राउड फीलिंग था। और स्पेशली लोगों की एक्सपेक्टेशंस मेरे से बढ़ गई थी, बट उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मुझे खुद पे ज्यादा उम्मीद थी कि मैं अपने वहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दे के गोल्ड मेडल जीतूं अपने देश के लिए। और मैंने वही किया कि मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेकर आई हूँ अपने कंट्री के लिए। क्या बात है। निखत जी, आप गए कॉमनवेल्थ गेम्स में बर्मिंघम, अंग्रेजों के देश में जो एक बार हम पर हुकूमत किया करते थे, वहां जाकर के आपने भारत का झंडा गाड़ दिया, है कि नहीं? जी सर, बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि नहीं? सर, इट वाज ए मोमेंट टू बी चेरिश्ड बिकॉज आई मीन जब मैं टॉप ऑफ द पोडियम पे खड़ी थी और मुझे गोल्ड मेडल पहनाया गया और नेशनल एंथम प्ले हो रहा था, जब जैसा हमारा झंडा ऊपर जा रहा था, तो मैंने नेशनल एंथम प्ले होने से पहले मुड़ के मैंने देखा कि लोग खड़े हो रहे या नहीं। जैसे मैंने देखा अंग्रेज लोग सारे खड़े हो रहे थे, तो मेरे लिए जो अंग्रेज लोग हम पे इतने साल राज किया है, वो लोग हमारे नेशनल एंथम और झंडे को रेस्पेक्ट दे रहे, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एज ए इंडियन। देश के लिए मीरा भाई, आपने भी यू वन द गोल्ड मेडल। जी। कैसा लगा आपको जब आप देश के लिए खड़ी होते हैं वहाँ पोडियम पे, झंडा हमारा उड़ता है ऊपर? बहुत खुशी हुई मैं भी कि टोक्यो ओलंपिक की बात बहुत सभी लोग, पूरा भारतवर्ष ने मेरे ऊपर बहुत प्यार दिया था। तो प्रेशर भी आती थी कि ये टोक्यो ओलंपिक की बाद बड़ा कंपटीशन थी मेरे लिए। सबसे अच्छा खुशी हुई थी कि वो उधर उसी दिन जो ऑडियंस थी पूरा इंडियन थे, तो बहुत चीयर मिली थी मुझे। ऐसा लगता था अंदर से ऐसा जोश आ रही थी कि मुझे इंडिया के लिए मेडल लेके ही दिखाना है, मेडल लेना ही है। और निखत जी, जी सर, अपना हाथ दिखाइए ऐसे हमको। ये देखिए, ये नाखून की सुंदरता जो है, इस पे देश का तिरंगा जो है वो लहरा रहा है। और सर मेडल, और उनका मेडल गोल्ड मेडल है, उनका गोल्ड मेडल एक नाखून पे है। वाह, क्या बात है। सर, मैं इसके पीछे इसकी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। हाँ, बिल्कुल सुनाइए जल्दी से। जैसे कि मैंने कहा कि ये मेरा पहला गेम्स था। तो मुझे पता नहीं था कि गेम्स कैसे होता है। मैंने सुना था कि सारे स्पोर्ट एक ही साथ एक विलेज में रहते हैं। तो मैं वहाँ देखा कि वहाँ एक सैलून था। वैसे तो मैं मतलब बीइंग ए बॉक्सर मुझे इतना शौक नहीं है ये नेल आर्ट करवाना, नेल पॉलिश ये सब लगवाना, बट अभी वही है कि वहाँ पे देखा कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हो रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं कर लेते। तो मैंने सोचा मैं करा लेती हूँ नेल आर्ट। बट इसके पीछे एक मैसेज था कि मैंने अगस्त 3 को मेरे अम्मी का बर्थडे था, तो मैंने उनको वादा किया था कि आते टाइम उनका गिफ्ट लेकर आऊंगी। तो गिफ्ट एज ए गिफ्ट मैं गोल्ड मेडल लेकर जाना चाहती थी। वाह वाह, क्या बात। इसलिए मैं जब भी उसको देखूं वो मुझे रिमाइंड करे कि मैं अपने मॉम के लिए यहाँ से गोल्ड ही जीत कर जाना है। वाह, क्या बात है। तो ये मैसेज है सर। ओके, तो इन्होंने तो बता दिया कि ये क्योंकि फ्री में हो रहा था चली गई सैलून। आप भी गई थी क्या मीरा भाई? एक्चुअली मैं नेल कलर लगाने तो नहीं गई, पर जो कंपटीशन का दिन है उसी दिन में मेरा हमारी इंडिया का जो फ्लैग है 3 कलर का, उसी के रबर मैंने हेयर बाल में लगाई थी। ओह, रबर बैंड पहना था आपने? जी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हमने सुना है कि आपको साड़ी पहनने का बहुत शौक है। जी सर, हम जब ट्रेनिंग करते हैं, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में रहते, तो ये सब पहनने का टाइम ही नहीं मिलती। तो मुझे ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना बहुत ही पसंद है, तो
तो मैं इस बार मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन किया था, मैंने सब फ्रेंड को बुला के, तो मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि हम कर सकते हैं, कभी जब फ्री होते हैं तो हम ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनती हूँ। आज भी मैंने ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के आई हूँ। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। ऐसा स्पोर्ट्स हो तो भी हम ट्रेडिशनल पहन सकते हैं और मसल भी सब अंदर होते हैं। ये देखिए, जितने भी हमारे विशेष कार्यक्रम में विशेष कंटेस्टेंट्स आते हैं, जैसे कि आज आप हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीआईपीज हैं, वो आकर के हमेशा किसी एक कॉज के लिए खेलते हैं, किसी चैरिटी के लिए। तो निखत आपसे पूछेंगे कि कोई ऐसी चैरिटी है जहां आप जो भी जीतेंगी यहाँ से आप दान के रूप में देंगी वहाँ? जी सर, मैं आज हैदराबाद रनर्स सोसाइटी के लिए खेल रही हूँ। हैदराबाद रनर्स? जी, वो एक एनजीओ है जो 15 साल से चला रहे हैं। दे प्रमोट एक्टिव लाइफस्टाइल फॉर यूथ। तो फोकस लड़कियों पे ज्यादा रहेगा ताकि ये स्पोर्ट्स प्रमोट करने के इसलिए। और मेरा भाई आप? सर, इसकी नाम है नेटवर्क्स इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर सर्विस। इसमें जो म्यूट वाला है और ब्लाइंडनेस वाला है, उन बच्चों की ये उसके अंदर में क्या क्या वो आते हैं आर्ट में या कोई ऐसा डांसिंग वो सब है, तो उसको हम सोशल मीडिया में दिखाने के लिए हम कर सकते हैं उन सब का। तो उसी के लिए मैं हेल्प करना चाहती थी। बहुत बहुत बधाई। मेरा भाई आपसे एक प्रश्न पूछना था कि जब आपको ये गोल्ड मेडल मिल गया, बहुत सी चीजें जो हैं जीवन में बदल जाता है आपका जीवन जी। ये तो अब की बात हुई, जब आपने शुरू किया अपना काम तब कैसी स्थिति थी, कैसे आपने अपने आप को ट्रेनिंग की? जी, सबसे पहले तो मैं एक फार्मर का लड़की हूँ, बेटी हूँ। तो मैं जब शुरू किया था तो कोई इक्विपमेंट नहीं थी, कोई मुझे स्पॉन्सर करने वाली कोई भी नहीं थे, सपोर्ट करने वाला। हमारे गांव के पास ही हिल्स है, उस उधर से मैं लकड़ी रोज उठा के लेके आते थे कि उसमें ताकत मिलते हैं, ऐसे मसल बढ़ाने के लिए वो सब बताते थे। तो फिर मैं जब स्टार्ट किया था वेट लिफ्टिंग, तो वो मैं बैम्बू से ही मैंने शुरू किया था। एक दिन मेरे सर ने जो मेरा मणिपुर में मुझे सिखाया है, उसी ने अचानक से मुझे वेट दिया था 35 kg डाल के। तो इतना खुशी हुई थी मुझे, कैसे सर ने दिलवाया कि मेरा जो अंदर का जो करने का पावर है उसको शायद सर ने देखा। तो धीरे धीरे ऐसे ही मैंने ट्रेनिंग करना शुरू किया। मैं कभी हार नहीं माना था, मैं ट्रेनिंग करते रही। तो जो हमारी 5 साल का मेहनत होते हैं तो एक ही कंपटीशन के लिए, तो मैं अभी भी 2 दिन के बाद मैं यूएसए जा रही हूँ। अभी पेरिस ओलंपिक आने वाले हैं, तो अभी से हम ट्रेनिंग शुरू कर रही हूँ। तो हमारे ट्रेनिंग ऐसे रेगुलर होते रहते, कभी हम हार नहीं मानते। मेरा भाई आपके कोच यहाँ पर हैं और मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। विजय शर्मा जी, क्या लगा, कैसे आपने इनको देखा या चुना, या आपको लगा कि नहीं इनके साथ मुझे लग जाना है और इनकी ट्रेनिंग करनी? सर, मीरा में और प्लेयरों से 2 चीज़ें बिल्कुल अलग हैं, एक डिसिप्लिन, एक डेडिकेशन। इसका मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। रियो ओलंपिक 2016 में और मीरा गए थे सर, और वहाँ हम फेल हो गए। बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ हमारा, और मीरा इतना डिप्रेस हुई कि इसने खेल छोड़ने का मन बना लिया। लेकिन 10-15 दिन मीरा की मदर ने और हमने प्रयास किया, फेडरेशन ने प्रयास किया, थोड़ा समझाया, और उसके बाद मीरा ने डिसाइड किया कि नहीं, अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, और 1 साल में ही वर्ल्ड चैंपियन बन के दिखाया। जी वाह, क्या बात है। लेकिन आपके जीवन में भी ऐसा था कुछ? जी हाँ सर, जब मैं निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे बॉक्सिंग में कोई लड़की नहीं थी वहाँ पे, तो मैं पहली लड़की थी जिसने बॉक्सिंग स्टार्ट किया, और मुझे लड़कों के साथ ही करना पड़ता था ट्रेनिंग। जी जी। तो मुझे याद है, मुझे एक स्टेट चैंपियनशिप के लिए रेडी होना था, तो एक मेरा मैच रखवाया था लड़के के साथ, और उसने मुझे इतना मारा कि मेरी आँख काली हो गई थी और मेरे नाक में से खून निकलने लग गया था, और मैं उसी हालत में घर गई
और जब मेरे अम्मी ने मुझे उस हालत में देखा, वो रोने लग गए। बोला कि बेटा मैंने तुझे बॉक्सिंग में इसलिए नहीं डाला कि तेरा फेस खराब हो जाए, तुझे कुछ हो गया तो तेरे से शादी कौन करेगा। मैंने बोला अरे अम्मी आप टेंशन काहे को ले रहे, नाम होगा तो दूल्हों की लाइन लग जाती। बट सर सच बताऊं तो मैं तो चाहती हूँ कि लाइन लगे, बट मैं अभी भी वेट कर रही हूँ कि लाइन ही नहीं है। सुन लिया है सबने, सार्वजनिक हो गया, ये पब्लिक हो गया आपका स्टेटमेंट। ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको कृष्णा आजाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 साल तक इंतजार किया हूँ सर। 22 साल सर। ओहो, ऑलराइट, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका शुभ नाम? दीपा दास। दीपा दास जी है। दीपा जी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। ऑलराइट, और आपको हम बताते मानवर कि हॉकी के साथ उड़ीसा का बहुत ही पुराना रिश्ता है और कई वहाँ पर इंटरनेशनल खेल होते हैं हॉकी के, और जो अभी आने वाला वर्ल्ड कप भी उड़ीसा में ही होने वाला है। मान्यवर एक चीज़ बताइए, ये हमने जब आपका हम परिचय दे रहे थे तो हमने कहा कि आप चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर हैं, तो ये किस तरह का काम होता है? सर ये काम बहुत ही कठिनाइयों वाला काम। कठिनाइयों वाला काम इस तरह है, जब भी कोई अनचाही घटना होती है, जैसे कि साइक्लोन आया था 2019 में, फानी साइक्लोन। हाँ, तो हमारे सारे रेलवे स्टेशन ये हो गए, मतलब उनकी छतें उड़ गई, एयरपोर्ट की भी छतें उड़ गई, आसपास के जो घरों थे, लोगों के घर थे, वो पूरा डैमेज हो गए। तो वो हमारे स्टेशन में चले आए। स्टेशन में आने से हम लोगों ने उनकी सारी मतलब खाने पीने की व्यवस्थाएं की, उनके लिए रहने की भी व्यवस्था की। इसके अलावा सर जब भी कोई ट्रेन दुर्घटना होती है तो उस समय हमें जाना पड़ता है। उस समय जो भी यात्री होते हैं उनके लिए खाने पीने से लेकर उनके अल्टरनेटिव ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सारा हमारे अंदर आता है। ये सब आप लोगों को करना पड़ता है आपके अंदर से। नहीं, बहुत हैरानी काम है। तो ये खाने पीने का इंतजाम आप करते हैं, लेकिन शुरू से क्या आप हमेशा यही काम कर रहे थे? नहीं सर, शुरू में मैं कमर्शियल क्लर्क था, मतलब जो काउंटर में टिकट बनाते हैं बैठ के। जी जी जी। तो मेरी जब पहली पोस्टिंग हुई थी तो काउंटर में टिकट बनाने के लिए हुई थी। ओह अच्छा अच्छा। अभी तो काफी सुविधाएं हो गई हैं ट्रेन के अंदर, वो केटरिंग पूरी एक बोगी चलती है और सब कनेक्टेड है, तो कहीं भी जा सकता है खाना। लेकिन हमारे जमाने में भाई साहब सर, जब एक स्टेशन से दूसरी जगह जाना हो और काफी समय लगता था, और बीच में अगर खाने का समय आ जाए तो वो केटरिंग वाले कोच से ये जोड़ा नहीं जाता था। अभी तो दरवाजा बन गया, एक कोच से दूसरे कोच में जा सकते हैं। उस जमाने में मैं आपको बताऊं, वो जो होता था, जो खाना लेने वाला, जो बैरा बोलते थे उसको जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में, सर वो ट्रेन के बाहर चलती ट्रेन में वो डंडा पकड़ के, खिड़की का डंडा पकड़ के ऐसे ट्रे लिए, हाँ सीरियसली, वो आ करके किसी न किसी तरह वो दरवाजा खोल करके बाहर से और वो अंदर खाना ले आता था। बहुत ही कठिन काम होता था इनका। सर एक बात और बोलना चाहूँगा। जी जी सर, 1985 या 86 में आप माले गए थे। हाँ सर मैं उस समय माले में था, छोटा था। ओहो, मेरे पिताजी वहाँ पे काम करते थे, वो एक फैक्ट्री में। इतने छोटे थे सर? तो वहाँ पे सर आपका शो था, आप थे, कल्पना अय्यर जी थी और शायद अमजद खान थे। तो सर मेरी बहुत इच्छा थी उस समय से कि आपको देखूं जाके। जी जी जी। लेकिन तब तो नहीं देख पाए। चलिए अब मिल गए, और क्या बात है कि नहीं? हमसे बोल तो दिया है कि आपको नमस्कार करें, लेकिन जब ये घर जाएंगे ना तो इनसे मांग लीजिएगा कुछ तोहफा। ऑलराइट जी। मान्यवर, पत्नी जी को थोड़ा कुछ बोलना है। और कुछ बोलना है जी? उनकी एक शिकायत है जी जी। कि मैं उनसे प्यार नहीं करता। अरे बाप रे, ऐसा क्यों सोचते हैं कि पत्नी जी आपसे प्यार नहीं करती हैं? सर मैं जब भी आपकी एक पिक्चर देखता हूँ तो बोलती है क्या फालतू पिक्चर देख रहे हो आप, बच्चों की तरह लगा के बैठ गए हो। सर मैं उस पिक्चर का नाम भी बताना चाहूंगा, वो मेरा फेवरेट पिक्चर है। सर ठहर जाइए, पहले हमको हजम कर देने दीजिए। हम फालतू पिक्चर बनाते हैं? अब बोल दीजिए पिक्चर का नाम। सर उस पिक्चर का नाम तूफान है। तूफान। ओहो, आप इस 3,20,000 रुपए का क्या करेंगे? अब तो 6,40 हो गया है। सर धर्म पत्नी
उनको सर समर्पण। समर्पण। सर मेरी जब शादी हुई तब मैं जब उनको देखने गया था तो उन्होंने बताया कि मेरी पढ़ाई छूट गई है। मतलब वो +2 इंटरमीडिएट करके वो पढ़ाई छोड़ चुकी थी क्योंकि उनके घर में थोड़ा प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनके बड़े भाई जो थे वो एक मतलब लाइलाज बीमारी से ग्रस्त थे। तो मैंने जब हमारी शादी हो गई तो मैंने उनको पहले ग्रेजुएशन करवाया, लेकिन तब तक उनकी जो एज है वो थोड़ी अधिक हो गई थी, मतलब 30+ हो गई थी। तो उनका बहुत इच्छा था कि वो जॉब करे जी। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उनका एक स्टार्टअप दिया जाए। तो वो कुछ ब्यूटी पार्लर का काम जानती है प्लस सिलाई वगैरह भी जानती है। तो मैं सोच रहा हूँ उनके लिए एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो ये सारे पैसे उनके लिए। वाह वाह वाह, क्या बात। अब मत बोलिएगा कि आप इनसे प्यार नहीं करती। इतना कुछ इन्होंने दे दिया है आपको और सार्वजनिक कर दिया। सब लोग जानते हैं कि उन्होंने बोला था। पकड़ लीजिएगा उनको। नहीं, लेकिन ये आपके जो विचार हैं ये बहुत नेक सर हैं। एक बात और बोलना चाहूँगा जी। सर, यहाँ से एक और संदेश देना चाहूँगा पूरे देशवासियों को। सर हमारे देश में अभी जब भी हम अखबार खोलते हैं तो सर एक ना एक आत्महत्या का ये न्यूज़ हमारे पास रहता है। जी। तो सर मैं सभी से अपील करूँगा, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप प्लीज़ आत्महत्या मत करो। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। क्योंकि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा था जी। तो एक बार रेलवे का ही ग्रुप डी का एग्ज़ाम के लिए गया था। तो वहाँ पर सर मैं 1 सेकंड में दौड़ से कट गया, मतलब 1 सेकंड में पीछे रह गया। तो मेरा भी इच्छा हुआ कि सामने से ट्रेन आ रही है, मैं कूद के वहाँ पे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए। लेकिन फिर सर मैंने अपने आप को संभाला कि नहीं, अगर आपको ये जॉब नहीं मिली है तो आप वेट करो, आपको इससे अच्छी जॉब मिलेगी। और मैंने सर वेट किया। तो किसी को भी हताश नहीं होना चाहिए। आगे क्या है आपके लिए जी, वो कोई नहीं जानता। कोई नहीं जानता और हो सकता है कि वो अच्छा ही हो। जी। बाबूजी ने हमको बहुत पहले सिखाया था कि मन का हो तो अच्छा, जी। ना हो तो ज्यादा जी। अच्छा। तो हम उस समय समझे नहीं कि ज्यादा अच्छा कैसे हो सकता है अगर मन का नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा वो ईश्वर के मन का हो रहा है और ईश्वर जो है वो आपके लिए अच्छा ही करेगा।